हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग एक्टिव से पैसिव में बदलने के कुछ बचे हुए नियमों को पढ़ेंगे। लेकिन मेरे भाई, उससे पहले मैं कुछ बातें आपसे करना चाहता हूँ। कुछ बच्चे लोग कर क्या रहे हैं कि जो टॉपिक अभी नहीं पढ़ाया गया है उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इनका दो वजह हो सकता है। या तो आप मेरी जांच लेना चाहते हो, या तो आपको सीखने की ललक है। लेकिन मैं आप बच्चों को एक सलाह देना चाहता हूं। अगर आप सीखने के संदर्भ में पूछ रहे हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन जांच लेने के संदर्भ में अगर आप पूछ रहे हो तो मेरे भाई, इतनी बात मुझे पता है कि जो आप सवाल पूछोगे उन सब के आंसर्स मुझे आते हैं। कुछ बच्चों ने पूछा कि सर, आई नो यू का पैसिव क्या बनेगा। जरा सोचिए, मैं एक टीचर हूं तो क्या मैं इतना भी नहीं जानूंगा? जानता हूं मेरे भाई, आप टेस्ट ना लें। दूसरी बात, किसी ने बोला कि whom do you love, whom do you love का पैसिव जो हमने आपको बताया वो गलत है। मैंने आपको पैसिव क्या बताया था सर? कि लव क्या है? वर्ब। यू क्या है? सब्जेक्ट। होम क्या है मेरे भाई? बोलिए। ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि सब्जेक्ट आ गया है, वर्ब आ गया, तो ये क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। वहां पे मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट को बदल देते हैं सब्जेक्ट में, तो होम का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? हु। अब डू और डज को देख के पता चल गया ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यानी V1 या V5 है, तो इज एम आर में से कोई एक लाना पड़ेगा। तो यहां हम लोग को पता नहीं है जिसको हम प्यार कर रहे हैं वो एक है, या फिर जिसको हम प्यार करते हैं वो एक से अधिक है। यहाँ पे तो कोई चर्चा नहीं है। तो यहाँ पे हम इज भी लगाएंगे तो सही है, और आर भी लगाएंगे तो सही है। तो ये बी फॉर्म आ गया, प्लस V3 लगाना था, तो लव का V3 क्या होता है? लव्ड, और सब्जेक्ट को बदल देते हैं बाई प्लस ऑब्जेक्ट में, तो बोलो क्या हो जाएगा? बाई यू। तो हु इज लव्ड बाई यू या फिर हु आर लव्ड बाई यू, ये दोनों सही है। लेकिन मैंने आपको बोला था कि आप प्रीफर करेंगे सिंगुलर वर्ब को, तो हु इज लव्ड बाई यू। लेकिन वहां पे किसी ने कमेंट किया है, सर आपने ये गलत बताया, तो आप ही बता दो भाई सही क्या है। भाई मेरे, कोई आपके लिए मेहनत कर रहा है तो आप उसका आपको अप्रिसिएट करना चाहिए, ये ना कि उससे डिमोरलाइज करना चाहिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको बातें अच्छी लगती है तो आप वीडियो देखिए, नहीं अच्छी लगती है मत देखिए, मत लाइक कीजिए, मत सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे आपकी बातें बहुत बुरी लगती है जब आप गलत तरीके से कोई सवाल पूछते हैं। सवाल पूछने का भी कोई तरीका है, आप उसी मैनर्स में पूछिए, अच्छा होगा। ज्यादा होगा तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, इससे क्या हो जाएगा मेरा? ना तो मैंने आपसे कोई पैसे लिया है, मैंने कोई पैसा नहीं लिया आपसे कि आप हमें कुछ बोलेंगे। ठीक है, बेटर होगा कि सारा कंटेंट को सही से सुनिए। दूसरी बात, कि जो भी चीज मैं बताता हूं उन चीजों को अच्छे से समझिए, आप वीडियो को स्किप करके मत देखिए। दूसरी बात, कुछ बच्चों ने बोला कि सर क्या हुम और हु इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं है क्या? मेरे भाई, मैंने वहां आपको बताया है कि हु और हुम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, तो ये इंट्रोगेटिव वर्ड है। लेकिन इसके पैसिव अलग तरीके से बनते थे कि हु को बदलना पड़ता है बाई हुम में और हुम को बदलना पड़ता है हुम में, इसलिए मैंने अलग से वीडियो बनाया था। दूसरी बात, अभी तक 9-10 वीडियो मैंने आपको दिया है। मेरा दावा है कि आप में से बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ इससे जरूर सीखे होंगे और कुछ हटकर सीखे होंगे। मैं बहुत सारे बच्चों से क्वेश्चन करता हूं, राम गोज टू पटना, और मैं पूछता हूं कि सर यहां पे पटना क्या है, तो बच्चे बोल देते हैं ऑब्जेक्ट। भाई मेरे, कुछ सीखते हैं अगर आप मेरे वीडियो से, तो उसको अप्रिसिएट करना सीखिए, डिमोरलाइज मत कीजिए, किसी का मनोबल मत तोड़िए। ठीक है, आइए आगे की चीजों को पढ़ते हैं।
दूसरी बात, तुम्हें अच्छी लगती है वीडियो देखो, नहीं अच्छी लगती है मत देखो। मुझे उन लोगों की कोई जरूरत नहीं है जो डिमोरलाइज करते हैं, जो लोगों को परेशान करते हैं। ये तो हो गई बातें अधजल गगरी छलकत जाए वाली बातें, जानते कुछ नहीं और छटपटा रहे हैं केवल। दूसरी बात, भूख लगने के बाद दोनों हाथ से खाया नहीं जाता है भाई। एक वीडियो में सारा कंटेंट देना पॉसिबल नहीं है, समझिए इन चीजों को, ठीक है। समझ में आती है तो देखो, नहीं समझ में आती मत देखो। वैसे लोगों की जरूरत नहीं है जो लोगों को परेशान करते हैं, खुद तो जानते नहीं, दूसरे को जानने भी नहीं देते हैं, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। आज हम लोग लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस का पैसिव सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं कि लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस के एक्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है लेट प्लस ऑब्जेक्ट 1 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट 2। यहां पे मैं एक बातों को और बता दूं कि यहां जो ऑब्जेक्ट 1 होगा, जो ऑलवेज ह्यूमन बीइंग यानी कोई मानव होगा, और जो यहाँ ऑब्जेक्ट 2 है, यहाँ ऑलवेज कोई ना कोई नॉन लिविंग थिंग यानी निर्जीव होगा। दूसरी बात, आपके मन में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर आपने बताया था कि ऑब्जेक्ट का यूज वर्ब के बाद होता है, तो ये वर्ब के पहले क्यों आ रखा है? मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि यहाँ लेट भी एक वर्ब है, यही कारण ये अपने बाद ऑब्जेक्ट लिया है, और ये V1 तो वर्ब है ही, इसी कारण से ये ऑब्जेक्ट लिया है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि लेट से शुरू हो सेंटेंस और दोनों ऑब्जेक्ट ना आए, केवल एक ही ऑब्जेक्ट आएगा। कहने का मतलब लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 ही आकर समाप्त हो जाएगा सेंटेंस। तो इन दोनों तरीके के सेंटेंस का आज हम लोग पैसिव पढ़ेंगे। मेरे भाई जब आप लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस को देखेंगे तो ये एक तरीके का इंपरेटिव सेंटेंस महसूस होगा। क्यों? क्योंकि यहां भी हम लोग इच्छा जाहिर करने के लिए लेट का यूज करते हैं। तो मैंने पढ़ा था कि इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाना हो तो सेंटेंस की शुरुआत किससे करेंगे? लेट से। उसके बाद क्या करेंगे? इस ऑब्जेक्ट 2 को यहां ले आएंगे, उसके बाद लगाएंगे बी, और तब लगाएंगे V3, और तब लगाएंगे बाई, और तब लगाएंगे ऑब्जेक्ट 1। मैं इसका लॉजिक दूंगा कि यहां बी ही क्यों आएगा थोड़ी देर में, जब मैं एग्जांपल दूंगा। चलिए समझते। मैं अगर फिर से बोल दूं कि लेट से शुरू होने वाले एक्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? लेट प्लस ऑब्जेक्ट 1 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट 2। और पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? लेट प्लस ऑब्जेक्ट 2 प्लस B प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट 1। आइए एक एग्जांपल के द्वारा इसे समझते हैं। मान लिया जाए मैंने एक सेंटेंस लिखा, लेट मी राइट ए लेटर। लेट मी राइट ए लेटर। ब्रेक कर दीजिए सेंटेंस को, बोलिए यहां पे राइट क्या है? वर्ब। मी क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट 1। ए लेटर क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट 2। मेरे भाई मैंने क्या बोला कि सबसे पहले सेंटेंस की शुरुआत किससे करना है? लेट से। तब क्या लाना है? ऑब्जेक्ट 2 ले आइए। बोलिए क्या लिखेंगे? ए लेटर। तब क्या लगाना है? बी फॉर्म प्लस V3। लेकिन बी फॉर्म का वही रूप आएगा जो रियल वर्ब का रूप है। चला रियल वर्ब को देखिए कौन सा रूप है? V1। तो बी फॉर्म का भी क्या लाएंगे? V1। तो बी फॉर्म के V1 में आता है एम आर बी। तो लेट ए लेटर एम होगा क्या? नहीं। लेट ए लेटर आर होगा क्या? नहीं। तो फिर क्या लगा लेंगे? बी प्लस V3 ना। तो राइट का V3 क्या होता है? रिटन। लेट ए लेटर बी रिटन। आगे क्या लगाना है? बाई प्लस ऑब्जेक्ट 1 लगा दीजिए, बाई, और ऑब्जेक्ट 1 क्या है भाई? मी। तो बाई मी। यहां पे कुछ बातों को ध्यान देना है। कुछ बच्चे का आदत होता है कि आई को मी में बदल देने का, सी को हर में बदल देने का। लेकिन हम लोग क्या पढ़े थे कि बाई एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद लिखे जाने वाले वर्ड को प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहते हैं। और ऑब्जेक्ट कौन से केस में लिखा जाता है? ऑब्जेक्टिव केस में।
कहने का मतलब क्या है कि बाई आई लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्या लिखना पड़ेगा, बाई मी। बाई सी लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्या लिखना पड़ेगा, बाई हर। यही कारण है मी को मैं आई में नहीं बदला हूं। ठीक है, समझ में आ रही है बातें? आइए एक अगले एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लिया जाए मैंने एक सेंटेंस लिखा, लेट हिम स्पीक इंग्लिश। चलिए एक बार आप ट्राई कीजिए इसको बनाने का, क्या बनता है देखिए पैसिव बनाकर। आइए समझते हैं। बोलिए यहां पे स्पीक क्या है, वर्ब, हिम क्या है, ऑब्जेक्ट वन, इंग्लिश क्या है, ऑब्जेक्ट टू। तो अभी हम बोले लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस का पैसिव बनाना हो तो किससे शुरुआत करेंगे, लेट से। तब क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट टू। ऑब्जेक्ट टू क्या है मेरे भाई, इंग्लिश। तब क्या लगाना है, बी फॉर्म प्लस V3। फिर वही बात, बी फॉर्म प्लस V3, लेकिन बी फॉर्म का वही रूप आएगा जो रियल वर्ब का रूप है। जरा स्पीक को देखिए कौन सा रूप है, V1। लेकिन यहां ऑलवेज क्या लगाना है, बी, तो लगा देंगे बी प्लस V3 ना। तो बोलिए V3 क्या आएगा, स्पीक का V3 क्या होता है, स्पोकन। और तब क्या लगाना है, बाई। और तब क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट वन। तो बोलिए ऑब्जेक्ट वन क्या है, हिम। कुछ चीजें कन्वेंशनल होती है जो हमें मानना पड़ता है। अब कोई बच्चा ऐसा ना बोले कि सर ए ऐसे ही क्यों लिखा जाता है, ऐसे क्यों नहीं लिखते हैं, तो इसका कोई जवाब नहीं है मेरे भाई। ये चीजें कन्वेंशनल है, जो हमारे राइटर्स लिख के गए हैं उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग को आविष्कार नहीं करना, हम लोग को सीखना है। ठीक है, चलिए मेरे समझ से आपको लेट का पैसिव समझ में आ गया होगा। आइए आगे की चीजों को समझते हैं। अगर लेट वाले सेंटेंस में केवल एक ऑब्जेक्ट आया हो तो क्या करेंगे, जैसे मैं लिखा लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो। जरा सोचिए कि जब लेट में केवल एक ऑब्जेक्ट आए या दो ऑब्जेक्ट आए तो लेट का प्रयोग हम लोग भाई मेरे दो काम के लिए कर सकते हैं, या तो परमिशन लेने के लिए या तो सजेशन देने या लेने के लिए। तो मेरे भाई जब एक ऑब्जेक्ट आए तो इनका पैसिव क्या कैसे बनाना है, सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को बदल देंगे सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को बदल देंगे सब्जेक्ट में, और तब लगाएंगे इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो आई के अनुसार क्या लगेगा, एम। यहां बात परमिशन की है तो लगाएंगे परमिटेड, और तब लगाएंगे टू प्लस V1, तो क्या आ जाएगा, टू प्ले। समझ में आ रहा है, आई एम परमिटेड टू प्ले, ये भी सही है। आई एम सजेस्टेड टू प्ले, ये भी सही है। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस और देखिए। मान लिया जाए मैंने लिखा लेट अस सिंग। बनाइए, बोलिए क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को बदल देंगे सब्जेक्ट में। बोलिए अस का सब्जेक्ट क्या होता है, बी। बी के साथ ई जाएगा कि आर आएगा कि एम आएगा, क्या आएगा, आर। तब लगाना है परमिटेड, उसके बाद क्या लगाना है, टू प्लस V1, तो टू और V1 क्या है, सिंग। वी आर परमिटेड टू सिंग या फिर वी आर पर सजेस्टेड टू सिंग। बात समझ में आ रही है बातें। लेकिन मेरे भाई आपसे एग्जाम में इस तरीके के पैसिव नहीं पूछे जाएंगे, आपसे एग्जाम में केवल इस पैटर्न के पैसिव पूछे जाएंगे, क्योंकि इनका पैसिव जनरली नहीं बनाया जाता है, इसलिए किताबों में इसकी चर्चा भी नहीं की गई है। ठीक है, आइए अब हम लोग कुछ इन्फिनेटिव के पैसिव को समझते हैं। अब हम लोग इन्फिनेटिव का पैसिव पढ़ेंगे। मेरे भाई टू प्लस V1 को ही हम लोग इन्फिनेटिव कहते हैं।
इन्फिनेटिव किसको कहते हैं? 2+V1 को। यहाँ पे अभी बताना पॉसिबल नहीं है कि इन्फिनेटिव किस तरीके से काम करता है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको संक्षेप में बता देता हूं। 2+V1 जब सेंटेंस में नाउन का काम करे तो इसको इन्फिनेटिव कहते हैं। मेरे भाई मैं बता दूं आपको कि ये 2+V1 सेंटेंस में 3 तरीके से यूज किए जाते हैं, या तो नाउन के रूप में, या तो एडवर्ब के रूप में, या सेमी वर्ब के रूप में। तो जब मैं आपको इन्फिनेटिव का लेक्चर दूंगा तो वहां बता दूंगा डिटेल से इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल कैसे पहचान किए जाते हैं और उनका यूज किस किस तरीके से किया जाता है। तो अभी मैं इन्फिनेटिव का पैसिव आपको जिस तरीके से बता रहा हूं आप उसी तरीके से बनाएंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये आपके लिए आसान होगा। जैसे आपने बचपन में बहुत सारा ट्रांसलेशन इस प्रकार का बनाया होगा कि मैं खाना खाने वाला हूं, वह आने वाला है, मोहन पढ़ने वाला है, वह जाने जाने को है, सीता को अंग्रेजी बोलना चाहिए या बोलना है, या मुझे इंग्लिश सीखना पड़ता है, मुझे गाना गाना पड़ता है, उसे दिल्ली जाना पड़ता था। इस तरीके का आप ट्रांसलेशन बनाए होंगे। तो इस तरीके का जितना भी ट्रांसलेशन है ना वो इन्फिनेटिव के हेल्प से बनता है। किसके हेल्प से बनता है? इन्फिनेटिव के हेल्प से। जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला कि मैं पत्र लिखने वाला हूं, आई एम टू राइट ए लेटर। तो जब आपको यहां पे इन्फिनेटिव का पैसिव बनाना हो तो मेरे भाई यहां पे 2+V1 जो टू राइट देख रहे हैं वो इन्फिनेटिव है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, आप इस तरीके से नहीं बनाएंगे क्योंकि इससे आपको परेशानी होगा। तो मैं जिस लॉजिक को बता रहा हूं आप उसी तरीके से इन्फिनेटिव का पैसिव बनाएंगे। आप नॉर्मली ब्रेक कर दीजिए सेंटेंस को। बोलिए राइट क्या है? वर्ब। आई क्या है? सब्जेक्ट। ए लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट। और यहां एम टू दोनों को मिलाकर मान लीजिए हेल्पिंग वर्ब। मैं मानने बोल रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एम टू यहां पे हेल्पिंग वर्ब है। मानने इसलिए बोल रहे हैं कि पैसिव आसान से बन जाएगा। रियली में यहाँ पे एम मेन वर्ब है और टू राइट यहाँ पे इन्फिनेटिव का काम कर रहा है, लेकिन मैं मानने बोल रहा हूँ कि एम टू को आप मान लीजिए हेल्पिंग वर्ब। इज टू, एम टू, आई टू, वाज टू, वेयर टू, ये सब आएगा तो उसको आप क्या मान लेंगे? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, चलिए बनाते हैं। ऑब्जेक्ट को बदल देंगे सब्जेक्ट में। क्या लिखे? ए लेटर। सब्जेक्ट को बदल देंगे बाई प्लस ऑब्जेक्ट में। क्या लिखेंगे? बाई मी। अगर कोई हेल्पिंग वर्ब आए तो उसे लिख देना है। क्या रखा है भाई? एम टू। लेकिन क्या ए लेटर के साथ एम आएगा? नहीं, तो फिर क्या लगा लेंगे? इज टू। अब क्या लगाएंगे? बी फॉर्म प्लस V3। लेकिन बी फॉर्म का वही रूप आएगा जो रियल वर्ब का रूप है। जरा देखिए कौन सा रूप है? राइट, B1। तो बी फॉर्म का भी B1 लाएंगे, यानी एम आर बी में से कोई एक आएगा। तो ए लेटर इज टू एम सूट करेगा क्या? नहीं, छोड़ देंगे। ए लेटर इज टू आर सूट करेगा क्या? नहीं, छोड़ देंगे। क्या लगा लेंगे? बी प्लस V3 ना, तो राइट का V3 क्या होता है? रिटेन। ए लेटर इज टू बी रिटेन बाई मी। समझ में आ रही है बातें? जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, he was to sing a song। चलिए आप इसका पैसिव बना के देखिए तो बनता है या नहीं। चलिए देखते हैं। फिर वही बात, सिंग क्या है मेरे भाई? वर्ब। ही क्या है मेरे भाई? सब्जेक्ट। ए सॉन्ग क्या है? ऑब्जेक्ट। और इस वाज टू को क्या मान लेंगे? हेल्पिंग वर्ब। मैं आखिरी बार बोल रहा हूं, यहाँ पे वाज टू हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हम पैसिव आसानी से बनाना चाहते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं यहाँ पे आप वाज टू को क्या मानिए? हेल्पिंग वर्ब। रियली में यहाँ पे वाज मेन वर्ब है
और टू सिंग इन्फिनेटिव का काम कर रहा है। ठीक है, चलिए बनाते हैं। ऑब्जेक्ट को बदल देंगे, सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, ए सॉन्ग। सब्जेक्ट को बदल देंगे बाई प्लस ऑब्जेक्ट में क्या लिखे, बाई हिम। अगर कोई हेल्पिंग वर्ब आए तो लिख देना है, क्या आया है भाई, वॉज टू। ए सॉन्ग के साथ तो वॉज टू लग सकता है, लगा देंगे वॉज टू। अब बी फॉर्म प्लस V3 लगाना है, तो बी फॉर्म का वही रूप आएगा जो रियल वर्ब का रूप है। कौन सा रूप है, V1। तो बोलो एम आर बी में से कोई एक आएगा। तो ए सॉन्ग वाज टू एम होगा क्या, नहीं। ए सॉन्ग वाज टू आर होगा क्या, नहीं, छोड़ देंगे। तो फिर क्या लगाना पड़ेगा, बी प्लस V3 ना। तो सिंग का V3 क्या होता है, सिंग, सेंग, संग। ये हमारा पैसिव बन गया। ए सॉन्ग वाज टू बी संग बाई हिम। समझ में आ रही है बातें। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लिया जाए मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ता है या बोलना है। तो फिर वही बात, ब्रेक कर दीजिए, बोलिए स्पीक क्या है, वर्ब, आई क्या है, सब्जेक्ट, इंग्लिश क्या है, ऑब्जेक्ट, और हैव टू को क्या मान लेंगे, हेल्पिंग वर्ब। मैं मानने बोल रहा हूं, रियली में यहां हैव मेन वर्ब है और टू स्पीक इंफिनिटिव है। ठीक है, चलिए आप इसका पैसिव बनाकर देखिए। तो चलिए समझते हैं। फिर वही बात, ऑब्जेक्ट को बदल देंगे, सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, इंग्लिश। सब्जेक्ट को बदल देंगे बाई प्लस ऑब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, बाई मी। अगर कोई हेल्पिंग वर्ब आए तो लिख देना है, क्या रखा है भाई, हैव टू। लेकिन इंग्लिश सिंगुलर है तो हैव टू लेगा कि हैज टू, हैज टू हो जाएगा। अब बी फॉर्म प्लस V3 लगाना है, तो बी फॉर्म का वही रूप आएगा जो रियल वर्ब का रूप है। कौन सा रूप है, V1। तो जरा बोलिए, ए लेटर हैज टू एम होगा क्या, नहीं। ए लेटर हैज टू आर होगा, सॉरी, इंग्लिश हैज टू एम होगा क्या, नहीं। इंग्लिश हैज टू आर होगा क्या, नहीं। तो इंग्लिश हैज टू क्या लगाना पड़ेगा, बी प्लस V3 ना। तो बोलो स्पीक का V3 क्या होता है, स्पोकन। ये हमारा पैसिव बन गया, इंग्लिश हैज टू बी स्पोकन बाई मी। समझ में आ रही है बातें। आइए एक आखिरी एग्जांपल देखते हैं। मान लिया जाए मैंने सेंटेंस लिखा, आई हैड टू डू दिस वर्क। मुझे यह काम करना पड़ता था या करना था, दोनों बातें हैं। फिर वही बात, ब्रेक कीजिए, डू क्या है, वर्क, आई क्या है, सब्जेक्ट, दिस वर्क क्या है, ऑब्जेक्ट, और हैड टू को क्या मान लेंगे, हेल्पिंग वर्ब। मैं फिर से बोल रहा हूं, हैड टू हेल्पिंग वर्ब नहीं है, पैसिव आसानी से बन जाए इसलिए मैं बोल रहा हूं कि हैड टू को क्या मान लेंगे, हेल्पिंग वर्ब। रियली में यहां हैड मेन वर्ब है और टू डू इंफिनिटिव है। ठीक है, चलिए बनाते हैं। ऑब्जेक्ट को बदल देंगे, सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, दिस वर्क। सब्जेक्ट को बदल देंगे बाई प्लस ऑब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, बाई मी। अगर कोई हेल्पिंग वर्ब आए तो लिख देना है, क्या आया भाई, हैड टू। मेरे भाई हैड का यूज सिंगुलर के साथ भी होता है और हैड का यूज प्लूरल के साथ भी होता है। ठीक है, चलिए तो दिस वर्क हैड टू, अब क्या लगाना है, बी फॉर्म प्लस V3। तो बी फॉर्म का वही रूप आएगा जो रियल वर्ब का रूप है। जरा डू को देखिए कौन सा रूप है, V1। तो बोलो बी फॉर्म का भी क्या लाएंगे, V1, यानी एम आर बी में से कोई है। तो दिस वर्क हैड टू एम होगा क्या, नहीं, छोड़ देंगे। दिस वर्क हैड टू आर होगा क्या, नहीं, छोड़ देंगे। तो क्या लगा लेंगे, बी
प्लस V3 ना, तो डू का V3 क्या होता है, डन। ये हमारा पैसिव बन गया। दिस वर्क हैड टू बी डन बाई मी। मेरे समझ से ये पैसिव आपको समझ में आ गया होगा। आइए कुछ और बातों को समझते हैं। इन्फिनेटिव के दो तरीके के और पैसिव पूछे जाते हैं, लेकिन इनमें से मैं अभी आपको एक बताऊंगा, और दूसरा वाला जो है, जब मैं इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल क्लियर कर दूंगा तो वहां उसको मैं समझाऊंगा। कभी कभी इन्फिनेटिव से रिलेटेड क्वेश्चन जब तैयार होता है तो वहां पे शुरुआत में फ्रेज लिखा रहता है। कहने का मतलब क्या है कि इस तरीके से लिखा रहेगा, इट इज टाइम, इट इज पॉसिबल, इट इज नेसेसरी, इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज टाइम व्हेन, इट इज हाई टाइम, इस तरीके का फ्रेज लिखा रहेगा। तो इसके बाद आता है इन्फिनिटिव, यानी 2 + V1। तब आता है ऑब्जेक्ट। ऐसा एक्टिव वॉइस में होता है, लेकिन जब आप इसका पैसिव बदलेंगे तो ये फ्रेज उसी ढंग से लिख दिया जाएगा, और उसके बाद यहां प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा फॉर, और तब इस ऑब्जेक्ट को यहां ले आएंगे, ठीक है, और तब लगाएंगे बी फॉर्म प्लस V3, लेकिन यहां भी आएगा B + V3। ऐसा हम लोग पैसिव स्ट्रक्चर में करेंगे। जैसे आप एग्जाम्पल को देखिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मान लिया जाए मैंने एक सेंटेंस लिखा, इट इज नेसेसरी टू डू दिस वर्क, इट इज नेसेसरी टू डू दिस वर्क। फिर वही बात है, मैंने अभी क्या बोला कि अगर कोई फ्रेज आए तो उसे उसी ढंग से लिख दीजिए। तो क्या लिख देंगे, इट इज नेसेसरी, फिर क्या लगाना है, फॉर, फिर क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है मेरे भाई, दिस वर्क, और तब क्या लगाना है, सॉरी यहां पे 2B होगा, 2 + B, तो हो जाएगा 2B, और प्लस V3 ना, तो डू का V3 क्या होता है, डन। तो इट इज नेसेसरी फॉर दिस वर्क टू बी डन। ये सब चीजें कन्वेंशनल है मेरे भाई, ये समझने की बात नहीं है, कन्वेंशनल है। ये कुछ चीजों को यहां समझा जा सकता है, लेकिन हर बातों को नहीं समझा जा सकता है। कहने का मतलब ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए समझते हैं आगे। मान लिया जाए मैंने एक सेंटेंस लिखा, मान लिया जाए मैंने एक सेंटेंस लिखा, इट इज टाइम टू रीड द रामायण। मतलब रामायण पढ़ने का यह अच्छा समय है या समय है, ठीक है। बनाइए, मैंने अभी बोला फ्रेज आया तो लिख देना है। क्या लिखेंगे, इट इज टाइम। यहां इज के बदले वॉज भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत उससे नहीं है। इट इज टाइम, तब क्या लगाना है, फॉर, तब क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट। क्या है ऑब्जेक्ट, द रामायण। तब क्या लगाना है, टू, तब क्या लगाना है, बी, और तब क्या लगाना है, V3। तो बोलो रीड का V3 क्या होता है, रीड, रेड, रेड, तो रेडी। स्पेलिंग एक होता है, उच्चारण अलग होता है। ये हमारा पैसिव बन गया, इट इज टाइम फॉर द रामायण टू बी रेड। मेरे समझ से ये भी पैसिव आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब कुछ अलग बातों को जानते हैं। मेरे भाई मान लिया जब मैंने एक सेंटेंस लिखा, राम राइट्स ए लेटर, तो आप इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, ए लेटर इज रिटेन बाई राम।
तो हम लोग जनरली जब पैसिव बनाते हैं तो वहां प्रीपोजिशन बाई का यूज करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? बाई का। लेकिन कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशन होते हैं, कुछ खास वर्ब ऐसे हैं जिनके साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन लगाए जाते हैं। कहने का मतलब उसका प्रीपोजिशंस बदला नहीं जा सकता है। जैसे मुझे जो इंपॉर्टेंट लगा मैं वो बोर्ड पे कुछ लिख दिया हूं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। जैसे मैरी है, नो है, ऑब्लाइज है, ऐसी और भी वर्ब है, रिस्ट्रिक्ट है, कन्फाइन है, इन सब के साथ क्या लगता है? टू। इसी ढंग से सरप्राइज है, शॉक है, स्टोनिश है, ऐसी और भी वर्ब है। अलार्म है, इमेज है, डिसअपॉइंटेड है, इन सब के साथ क्या लगता है? एट। सेटिस्फाई है, डिसगस्ट है, प्लीज है, डिससेटिस्फाई है, इन सब के साथ क्या लगता है? विथ। कंसिस्ट है, कंटेन है, इंटरेस्ट है, इनके साथ क्या लगता है? इन। मेक है, फायर है, इनके साथ क्या लगता है? ऑफ। चलिए समझते हैं। मान लिया जाए मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई नो यू। जिसने ये सवाल पूछा था वो समझ ले अच्छे से, टेस्ट ना लीजिए, ठीक है। चलिए बोलिए, नो क्या है? वर्ब। आई क्या है? सब्जेक्ट। यू क्या है? ऑब्जेक्ट। तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ऑब्जेक्ट को बदल देंगे सब्जेक्ट में, क्या लिखेंगे? यू। सब्जेक्ट को बदल देंगे बाई प्लस ऑब्जेक्ट में, क्या लिखेंगे? बाई मी। अब दोनों के बीच में क्या लगाते हैं? बी फॉर्म प्लस V3। लेकिन बी फॉर्म का वही रूप आएगा जो रियल वर्ब का रूप है। तो जरा नो को देखिए कौन सा रूप है? V1 है ना भाई। तो V1, तो बी फॉर्म का भी V1 लाएंगे। तो V1 में क्या आता है? M R B। तो U के साथ क्या लगेगा? R प्लस V3 ना। तो बोलो नो का V3 क्या होता है? नोन। यू आर नोन बाई मी। लेकिन ये पैसिव गलत है। इसका वजह क्या है भाई? कि नो एक ऐसा वर्ब है जिसके साथ प्रीपोजिशन क्या लगाना पड़ता है? टू। लेकिन आपने क्या लगा दिया? बाई। गलत है ना। क्या लगाना पड़ेगा? टू। तो अब मेरा पैसिव बन गया यू आर नोन टू मी। समझ में आ रही है बातें? आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लिया जाए मैंने सेंटेंस लिखा, यू satisfied me। यू satisfied me। ब्रेक कर दीजिए, बोलिए satisfied क्या है? वर्ब। यू क्या है? सब्जेक्ट। और मी क्या है? ऑब्जेक्ट। मेरे भाई यहाँ पे कुछ लोगों को दिक्कत होगा कि सर satisfied V2 भी होता है और V3 भी होता है। तो शायद मैंने एक क्लास में आपको बताया था कि जिस वर्ब के V2 और V3 रूप समान होते हैं उसे पहचानने का एक तरीका है कि अगर उनके पहले हैज, हैव, हैड लगा हो तो वो V3 होगा, और हैज, हैव, हैड ना लगा हो तो वो V2 होगा। केवल एक्टिव सेंटेंस के लिए मैं बोल रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे हैज, हैव, हैड लगा है क्या? नहीं। तो यहाँ पे ये क्या है? V2। चलिए ऑब्जेक्ट को बदल देंगे सब्जेक्ट में, क्या लिखेंगे? आई। सब्जेक्ट को बदल देंगे बाई प्लस ऑब्जेक्ट में, क्या लिखेंगे? बाई यू। अब बी फॉर्म प्लस V3 लगाना है, तो बी फॉर्म का वही रूप आएगा जो रियल वर्ब का रूप है। कौन सा रूप है? V2। यानी क्या लाना पड़ेगा? वाज या वेयर। लेकिन आई के साथ क्या लगेगा? वाज प्लस V3 ना। तो सेटिस्फाई का V3 क्या होता है? सेटिस्फाइड। I was satisfied by you। लेकिन ये पैसिव गलत है। क्यों? क्योंकि satisfy एक ऐसा वर्ब है जिसके साथ प्रीपोजिशन क्या लगता है? with। तो बोलो यहां क्या लगा लेंगे? with। अब ये हमारा सही पैसिव है, I was satisfied with you। मेरे समझ से ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे की वीडियो जब प्रीफिक्स प्रीपोजिशन की आएगी तो वहां आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से ऐसे वर्ब हैं जिनके साथ कौन से फिक्स्ड प्रीपोजिशन लगाए जाते हैं। ठीक है, धन्यवाद।